वेलकम बैक नादरीन। स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है क्योंकि कुछ रिज़ल्ट्स अभी भी नहीं आए, लेकिन हम एक ओवरऑल सिनेरियो पे भी बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ये जो रिज़र्व सीट्स का मामला है ये कैसे हल होगा, उसमें आइनी और कानूनी मामलात है क्या, और जो रिज़र्व सीट्स में होते हैं ख़वातीन और मिनॉरिटीज़, मैं जे सालिक साहब को हमने रिक्वेस्ट की है, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम जे सालिक साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है सर? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो पहले असल में बात करना चाह रहा था कि फरदाना अली सवाल करती, हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब जवाब देते, लेकिन मैंने नादरीन ये समझा कि पहले जे सालिक साहब का पर्सपेक्टिव लें कि ये सीट्स का अब क्या होगा, स्पेशली जब पीटीआई एक सिंबल पे नहीं है। पीटीआई के लोग जो हैं वो इलेक्शन तो जीत के आ गए बट आज़ाद हैसियत से आ गए। जे सालिक साहब, आपने खासी कैलकुलेशंस की हुई हैं, आप कुछ हमें समझाएंगे कि ये मामला कैसे हल होगा? सर, मामला खुदा का शुक्र है कि मामला हल करना चाहते नहीं। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी होती और वाकई ही ये डेमोक्रेसी से इनको प्यार होता तो ये 70 निश्चित से एक आमर ने, एक डिक्टेटर ने, ये अपना मुशर्रफ साहब ने जमाली साहब को जिताने के लिए ये फ्रॉड जो है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फ्रॉड उन्होंने चलाया था, जिससे 70 नशिस्तें 60 खवातीन की और 10 अकलियत की सिलेक्शन में रख के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का नाम दिया, और जिससे यानी जमाली साहब ये अच्छा नहीं, इससे मसला क्या है? अभी इसको कैसे हल करेंगे? ये मसला हल नहीं हो सकता। ये 70 नशिस्तें जो है ये मतलब है कि उन्हीं को चाहेगी, यानी जो पार्टियां होंगी। अच्छा। तो क्योंकि जो हमारे पीटीआई वाले जो आजाद लड़े हैं इन्होंने तो उनके नाम ही नहीं दिए थे, लिहाजा 70 नशिस्तें जो है ये पीपल्स पार्टी को, नून को, जो भी एमक्यूएम को, और शायद एक आधे और किसी के पास अगर सीटें हैं 6-7 तो वो ले जाएंगे। लेकिन बदनसीबी ये है कि ये जमहूरियत के अगेंस्ट है। ये सारी असेंबली टोटल गैर यानी कानूनी असेंबली, क्योंकि 226 आर्टिकल की ये वायलेशन हो रही है। अच्छा, अकलियतों के हवाले से जो अकलियतों की जे सालिक साहब, जो जड़ियां सीटां अकलियतियां दियां ने उन्हां विच की मसला है तुहानू का जो मतलब होता है उसे असेंबली में 3 माह के बाद पेश करना होता है, लेकिन 5 साल तक पेश न किया गया, और पीपल्स पार्टी ने उसे कानूनी शक्ल दी 18वीं तरमीम में। और ये पीटीआई वालों को चाहिए था कि ये मसला हमेशा के लिए हल कर देते। लेकिन परवाह नहीं की, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक यानी अगर पार्टियां होती तो ये मसला हमेशा के लिए हल करते। और हमारे साथ ज्यादती भी हो रही है, ये ज्यादती और जुल्म हो रहा है हमारे साथ। जो कहते हैं ना हमारा मैंडेट चोरी हो गया, हमारा तो सारा बैलेट पेपर ही है ही नहीं। 70 निश्चितों पर बगैर बैलेट पेपर के 226 आर्टिकल की वायलेशन हो रही है। बहुत शुक्रिया जे सालिक साहब। फरदाना अली, अब आप क्वेश्चन कर सकती हैं। 2 माहिर कानून जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब और जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, और हम यही चाह रहे हैं कि जो ये रिज़र्व सीट्स वाला मामला है इस पे। जी फरदाना। जी, मैं यही अर्ज करना चाह रही थी कि यहाँ पर एक कंफ्यूजन इस वक्त चल रही है, वो ज़रा ये बता दें कि अगर ये आज़ाद हैसियत से हैं और कोई पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं है तो फिर अक़लियतों और ख़वातीन की सीटों का क्या बनेगा? क्योंकि हमें बताया गया है कि फिर वो जो पार्टियां हैं उनमें तकसीम हो जाएंगी। ज़रा आबिद ज़ुबैरी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो बात करना चाह रहा था कि देखिए, इन्होंने आज़ाद हैसियत से पहले तो ये डिबेट है कि आज़ाद हैसियत से इन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। आपका दिखा रहे हैं कि जी पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार, ये आप लोग चैनल्स आपके कहते रहे। देखिए, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान हैं, और इलेक्शन एक्ट में पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन किया हुआ है कि प्रीफाइड मीन्स ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन लोगों की जो इलेक्शन लड़ें, तो एक पार्टी की हैसियत से एक इलेक्शन लड़े। अब आपने उनसे सिंबल ले लिया, सिंबल लेने से उनकी पार्टी की हैसियत या मेंबरशिप तो नहीं खत्म हो गई। उन लोगों ने जो पीटीआई के थे उन्होंने लड़ा जो इलेक्शन, वो पीटीआई के उससे, ठीक है आपने किसी को करेला
कद्दू दे दिया, किसी को बैंगन दे दिया सिंबल, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट जैसे जो नॉर्मल होते हैं, जो अपने फॉर्म में लिखते हैं, वो इंडिपेंडेंट है। पहली तो बात है कि ये मसला हल होना चाहिए कि क्या। अब रही बात ये रिजर्व सीट की, जैसे सालिक साहब ने बिल्कुल सही बात की, अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है एक तरह से। अब जो ये इंडिपेंडेंट, फर्ज करें इनकी हैसियत आप माने कि इंडिपेंडेंट है, जैसे वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है, तो इनको 3 दिन के अंदर आफ्टर दी कंसोलिडेटेड फाइनल रिजल्ट का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, उनको 3 दिन के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंस को शामिल होना है, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट के अंदर है वो इंटाइटल होगी रिजर्व सीट औरतों की और अकलियतों की, उसकी जितना प्रोपोर्शन से उनके जो इंडिपेंडेंट उन पे शामिल होंगे। तो जैसे अगर किसी ने 50 लिया है और 20 इंडिपेंडेंट उनको ज्वाइन करते हैं, तो जब कैलकुलेशन होगी तो 70 उनकी हो जाएंगी, 70 के हिसाब से होगा उनका। तो यहां ये बात है कि उनको, अब देखिए अगर पीटीआई, अब ये पहली बात है कि वो कहते हैं जी ये पीटीआई इनको आपको, जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंट ज्वाइन करे, फर्स्ट करें वो नहीं ज्वाइन करते तो वो अपनी सीटों से बाहर हो जाएंगे। इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा जुबैरी साहब। पाशा साहब देखे ना, हम कानूनी जो नुकात हैं उससे हट के एक पब्लिक विल है, पब्लिक विल आई, पब्लिक की राय आई थ्रू लेजिटिमेट एक इलेक्शनियरिंग प्रोसेस, जो हर सूरत में हमारे इदारों ने उसको खुद ही कंडक्ट करवाया। इट मीन्स के पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के आइन के तहत इस पब्लिक ओपिनियन को, अवामी राय को लेजिटिमेसी मिली उस आइनी इकदाम से जिसे इलेक्शन कहते हैं। और उस राय में अवाम ने कहा कि जी 100 कौमी असम्बली की सीटें हम दे रहे हैं पीटीआई को, हम माने ना माने, हम कहें ना कहें, लेकिन ये बैक्ड पीटीआई मीन पीटीआई के लोग। तो क्या आइन में, कानून में पब्लिक विल को तस्लीम करने की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है? राजा साहब, 2 बातें हैं, एक एकेडमिक बात है और दूसरी प्रैक्टिकल है। ठीक है। एकेडमिकली देखा जाए तो आपकी बात और जुबैरी साहब की बात में वजन है कि विल ऑफ द पीपल ये थी कि आप 100 कह रहे हैं, मैं कुछ कम कहूंगा, क्योंकि इसमें असल आजाद भी हैं जो कि किसी पार्टी से जिनका ताल्लुक नहीं, वो 8 के करीब हैं, वो 8 के करीब जितने भी हैं, तो वो ये है कि अगर तो एकेडमिकली बात मानी जाए, फिर तो इनको उस रेशो के हिसाब से जो वोट इन आजाद उम्मीदवार ने हासिल किए हैं वो पीटीआई को मिल जाने चाहिए और वो सीटें उनके पास चली जानी चाहिए। लेकिन अब प्रैक्टिकली जो सूरत हाल है वो डिफरेंट है। अच्छा। कि पीटीआई रजिस्टर्ड जमातों का में से उसका नाम लिखा हुआ है, नंबर पे मौजूद है, लेकिन सिंबल ना होने की वजह से वो इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर हो गई है एज जमात। तो उसके उम्मीदवारान ने चूंकि आजाद लड़ा, तो अब इनको लाजमी तौर पे किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा इनको, तो फिर इनको पार्टी लेवल पे आके तो वो वोट मिले, क्योंकि अच्छा एक और भी कानूनी नुक्ता है, जरा उसकी भी काइंडली वजाहत कर दें। मसलन अगर ये वादतुल मुस्लिमीन के साथ शामिल होते हैं तो उन्होंने जो पहले लिस्ट दी इलेक्शन कमीशन को, उसमें सिर्फ 2 उन्होंने अपनी नॉमिनेशन की है। क्या इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक ऑथराइज्ड है कि ये सारे इंडिपेंडेंट, मैं कहता हूँ 90 जाके वादतुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाते हैं, जमात इस्लामी में शामिल हो जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन इनसे दोबारा राय मांगेगा, दोबारा लिस्ट मांगेगा? देखिए, जो रीजनिंग, जो स्पिरिट है कि विद इन 3 डेज किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, तो उसकी क्या विजडम है? उसकी विजडम ये है कि क्यों 3 दिन का टाइम रखा गया है, लिमिटेशन क्यों दी गई है? इसीलिए कि जो आज़ाद रहना चाहता है वो 3 दिन के बाद भी आज़ाद रहेगा, लेकिन जो कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो वो फिर उस पार्टी में जाएगा और उसके जितने वोट उसने लिए हैं वो वोट उस पार्टी के खाते में जाएंगे और फिर उसकी प्रोपोर्शनेट। अच्छा, आपने एकेडमिक्स का लफ्ज यूज किया, एक एकेडमिशियन हमारे साथ डॉक्टर हुमा बकाई साहब मौजूद हैं जी, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, हुमा बकाई बात कर रही हूँ। सही कहा पराचा साहब ने, एकेडमिशियन हूँ और शगफ रखती हूँ लीगल इंट्रिकसी से।
तो मेरा सवाल आपसे बिल्कुल वाज़ेह था। अली ज़फ़र साहब हमारे साथ थे आज, और अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये पूरे ब्लॉक में एज अ पार्लियामेंट्री ग्रुप दाखिल हो सकता है और फिर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कर सकता है, फिर कोई कदगन नहीं है। और एक आगे गए वो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो ये इब्हाम बाय डिज़ाइन क्रिएट किया है, ये बल्ले का निशान और ये सब इलेक्शन तक महदूद था। अब इन ब्लॉक एज अ पार्टी पार्लियामेंट में ये बैठ सकते हैं, तो फिर ये तमाम चीज़ें इन पे किस तरह लागू होंगी, अगर उनकी बात सही है। मैं अली ज़फ़र साहब को कोट कर रही हूँ। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि यही जो इस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह इन्होंने, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट अली ज़फ़र साहब बड़े मोहतरम है मेरे लिए, एक चीज़ बड़ी अहम है कि इन लोगों ने गलत एडवाइस दे के बल्ले का निशान चुनवाया। इनकी अपनी ज्यादती थी जो कि इन्होंने कंसीलमेंट की, और वो सारा निज़ाम, वो सारा ऑर्डर में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इनके जो हासिल करदा सीट्स हैं उनके मुताबिक, इनकी प्रोपोर्शनेट के मुताबिक इनको हक हासिल है कि वो जो वुमेन सीट्स हैं और जो माइनॉरिटीज़ की हैं वो इनको मिले। इनको फौरी तौर पे कोई फैसला कर लेना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो ये बात मिस हो जाएगी। यकीनन आपने पाशा साहब बड़ी अच्छी एडवाइस दी आपने भी कि इनको कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। नादरीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं। पाशा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जय सालिस साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारा ये पैनल तो मौजूद है। जान अचकज़ई साहब वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद होंगे, जो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि हमने KP डिस्कस कर लिया, हमने पंजाब डिस्कस कर लिया, मरकज़ डिस्कस कर लिया, कराची के हवाले से इमरान सुल्तान साहब ने डिस्कस कर लिया। मैं ज़रूर बलूचिस्तान पर बात करूँगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।